गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। कक्षा 8वीं में आए सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे हिंदी विषय। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। इस न्यू एकेडमिक ईयर में जो हमारे सभी 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। वो पास होकर कक्षा 8वीं में आ चुके हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 8वीं में जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वह कुछ इस प्रकार है। उसका नाम क्या है? सुलभ भारती। आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उस पाठ्य पुस्तिका का नाम क्या है? सुलभ भारती, जो इस प्रकार है। बच्चों, आज हम हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके पास आपके एक बुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, जिसमें हम जो कुछ भी पढ़ें उसे नोट डाउन करते जाएं। अगर आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है तो बच्चों आप ई बाल भारती के साइट पर जाकर अपनी टेक्स्ट बुक लोड कर सकते हो। आपको आपकी टेक्स्ट बुक का PDF फॉर्म मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा आपको पढ़ने के लिए। तो चलो आज हम चलते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक को देखा हमने कि हमारी टेक्स्ट बुक कैसी है। हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसी है, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारी जो किताब है उसकी अनुक्रमणिका कैसी है। उसकी अनुक्रमणिका कुछ इस प्रकार है। पहली इकाई तथा दूसरी इकाई। अनुक्रमणिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 विभागों में, पहली इकाई तथा दूसरी इकाई। तो आज जब हम शुरुआत करेंगे तो हम इसमें पहली इकाई शुरुआत करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि पहली इकाई और जो दूसरी इकाई दिया हुआ है उसमें किस प्रकार पाठ का नाम दिया है। एक लिखा हुआ है, विधा लिखा हुआ है, रचनाकार लिखा है, फिर पृष्ठ लिखा है। मतलब आपके पाठ का नाम क्या है? विधा। विधा का अर्थ होता है बच्चों कि जो भी आप पाठ पढ़ रहे हो वह किस विधा की है। जैसे पहला है हे मातृभूमि, उस कौन सी विधा है? कविता है। रचनाकार कौन है? उसके कवि, उसके रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। फिर कौन सी पृष्ठ क्रमांक से कौन से पृष्ठ क्रमांक तक है? 1 से 2। उसी प्रकार दूसरा वारिस कौन? ये क्या है? संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक मतलब एक दूसरे से बात करके। तो इसी प्रकार सब पाठ आपका इसके अंदर समाहित है और उसकी क्या क्या विधा है ये भी इसमें दिया है। और बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप टेक्स्ट बुक में लास्ट में जाओगे तो जो दूसरी इकाई आपको दिख रही है, दूसरी इकाई के नीचे लिखा है व्याकरण, रचना विभाग एवं भावार्थ। आपको लास्ट में क्या क्या है, आपको 8वीं कक्षा में क्या क्या व्याकरण है, वह भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से ही पता चल जाएगा। तो ये रहा हमारी पाठ्य पुस्तक के बारे में। हमें सब जानकारी हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। आज के जो पाठ की है वह हम शुरुआत करते हैं। आज हम पहली इकाई शुरू करेंगे। पहली इकाई में हमारा जो पहला है कविता, हम उसकी शुरुआत करते हैं। कविता का नाम क्या है? हे मातृभूमि। हे मातृभूमि। मातृभूमि मतलब हमारी भारत माता। कवि कौन है इनके? इनके कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। हमें बच्चों कवि का नाम भी याद रखना चाहिए, और होता ही है 8वीं कक्षा में आपको कविता के कवि का नाम याद रखना है। कवि कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। अब कवि का परिचय भी हमें पता होना चाहिए। कवि का जन्म 7वीं तक तो नहीं था। 7वीं तक केवल हम क्या करते थे? कविता का नाम पढ़ते थे और लास्ट में कवि का नाम रहता था। लेकिन नहीं, 8वीं कक्षा में हमें कवि का परिचय भी ज्ञात होना चाहिए। इनका जन्म, मृत्यु, कवि का परिचय सब यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश जन्म हुआ है। मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय क्या है? कवि का हमारा परिचय इस प्रकार है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी।
सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बच्चों ये गाना आपने सुना होगा, गीत आपने सुना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये ना किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविता लिखते हैं। इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल भी है, लेकिन और दो नाम का भी ये उपयोग करते हैं अपनी रचनाओं के लिए। रचनाओं मतलब अपनी कविता और लेख के लिए। क्या? राम और अज्ञात, ये दो नाम ये उपयोग करते हैं। ये दो नाम भी इनके हैं। तो बच्चों कवि का परिचय हो गया कि यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं और इन्होंने कवि में बहुभाषाविद व साहित्यकार भी हैं। बहुभाषाविद, बहुभाषा, बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान है। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। ये प्रमुख कृतियाँ मतलब क्या होता है बच्चों कि इन्होंने क्या रचनाएं की हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन हमने अपने सामने दो रचनाओं के बारे में लिखा है। अब हम आगे बढ़ें। ये तो हमारे कवि का परिचय हो गया। अब हम बढ़ते हैं, हमारी कविता का नाम क्या है? हे मातृभूमि। मातृभूमि हमारी भारत माता। अब पद्य संबंधी, ये हमारे पास किसके रूप में है? कविता के रूप में है। बच्चों हम 7वीं तक क्या पढ़ते थे? कविता और पाठ हम ऐसे ही जानते थे, लेकिन हम कविता को क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं, और पाठ को क्या कहते हैं? हम गद्य विभाग कहते हैं। तो आज हम पद्य पढ़ेंगे। कविता, पद्य मतलब कविता, गद्य मतलब पाठ। अब हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम 8वीं कक्षा में आ गए हैं, अगले साल 9वीं कक्षा में जाएंगे। देखिए पद्य संबंधी, पद्य संबंधी मतलब कविता में कवि ने हमें क्या बताया है, क्या कहने की कोशिश करी है। देखते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। पहले ही बताया है कि कवि कैसे हैं? स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं। तो उन्होंने मातृभूमि मतलब अपनी भारत माता के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। देश हित में निछावर हो जाना, देश के कार्य के लिए, देश की भलाई के लिए निछावर हो जाना मतलब अपने प्राणों की आहुति दे देना। समय पड़ने पर हमें अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा कवि हमें इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं और वह कह रहे हैं, हे मातृभूमि, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर निछावर करने के लिए तत्पर हूँ और मैं कर भी सकता हूँ। लालसा मतलब इच्छा व्यक्त, लालसा का अर्थ क्या होता है बच्चों? इच्छा व्यक्त करना। तो ये देखा हमने, कवि के बारे में पढ़ा, पद्य संबंधी पढ़ा कि कविता में हमें क्या बताया गया, थोड़ा सा सारांश हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं हमारी कविता कैसी है। हमारी कविता कुछ 6 चरणों में विभाजित की गई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपकी भाषा में कहा जाए तो 6 पैराग्राफ, हम परिच्छेद बोल सकते हैं। 6 परिच्छेदों में है हमारे पास, 2-2 लाइन के रूप में है। पहले हम पूरी कविता पढ़ते हैं। बच्चों आज हम ये पूरी कविता एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन केवल अर्थ हम केवल 3 परिच्छेद का देखेंगे और 3 परिच्छेद का अर्थ हम अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे। अब जैसे कविता है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में ना लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में मैं तेरी माता, मैं भेद भाव तजकर, वह पुष्प नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। सेवा में तेरी माता, मैं भेद भाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। बच्चों ये रही हमारी कविता, ये गीत के रूप में बहुत सुंदर गाने से हम इसे गा। हे मातृभूमि तेरे चरणों में
शीस नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शरण पे चढ़ाऊं। बच्चों, ये गीत के रूप में है, हम इसे बहुत अच्छे से गा भी सकते हैं। तो आज मैंने ये 3 परिच्छेद आपके सामने गा के सुनाया। स्कूल खुलने पर आप भी इस गीत को एक सुंदर से लय ताल युग में मुझे गा के सुनाएंगे। आगे हम चले, आगे हम देखते हैं कि पहला जो परिच्छेद है, पहले परिच्छेद का क्या अर्थ है। देखिए, इस प्रकार है। परिच्छेद की लाइन क्या है, कविता की लाइन क्या है, पंक्तियाँ क्या है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। ये पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 पे है। ठीक है, कवि क्या कहते हैं। हे भारत माता, मातृभूमि मतलब अपनी भारत माता, अपनी जन्मभूमि, मैं तेरे चरणों, चरणों का अर्थ क्या होता है बच्चों, पैर, तेरे चरणों में शीश मतलब सर, नवाऊं झुकाऊं। पहली लाइन का अर्थ समझ में आया। मैं भक्ति भेंट अपनी शरण, मैं भक्ति भेंट तेरी शरण में लाऊं। मैं क्या करूं, भक्ति रूपी भेंट तेरी शरण में, मतलब मैं तेरे सामने नतमस्तक हो जाऊं। किसके सामने, अपनी भारत माता के सामने। अब देखो बच्चों, नवाना मतलब झुकाना, नवाऊं, शीश नवाऊं मतलब मैं शीश झुकाऊं। शीश का अर्थ होता है सिर और भेंट का अर्थ होता है उपहार। ये हो गए शब्दार्थ आपके। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ क्या है, सरल अर्थ क्या है। बच्चों, इस बार 8वीं कक्षा में आपको कविता का सरल अर्थ भी पूछा जाएगा, इसलिए इस कविता की 2 लाइन का सरल अर्थ क्या है, इस प्रकार है। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना क्या करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। कवि क्या करना चाहता है, भक्ति रूपी भेंट लेकर कहाँ जाना चाहता है, कवि मातृभूमि के चरणों में जाना चाहता है, मतलब मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। चरणों में जाना चाहता है मतलब शरण लेना चाहता है का अर्थ होता है मातृभूमि की कवि सेवा करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये पहले परिच्छेद का पहले 2 लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं आगे की 2 पंक्तियों का क्या अर्थ है। आगे की 2 पंक्ति क्या है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथे का अर्थ क्या हुआ, माथे मतलब सर, तेरे ही नाम का मैं क्या करूं, टीका लगाऊं। चंदन मतलब टीका। छाती पर तू हो माला, आपको टीका लगाती है ना मम्मी, कभी कभी आप मंदिर में जाते हो तो चंदन का टीका लगाते हो कि नहीं। तो कभी के क्या लगाना चाहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, चंदन के टीके के समान तू हो मेरे माथे पर, कौन, मातृभूमि। छाती पे तू हो माला, और गले में जो माला धारण करूं वो तेरे ही नाम की हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मेरे जिह्वा पर, जिह्वा का अर्थ होता है बच्चों जीभ, मेरे जीभ पर किसका गीत हो, तुम्हारा ही गीत हो, और तेरा ही नाम गाऊं। और मैं क्या करूं, तुम्हारा ही नाम गाऊं, तुम्हारा ही नाम जपूं। बच्चों, जिह्वा का अर्थ क्या है यहाँ पे, जीभ। माथे मतलब सिर। आगे भावार्थ क्या है इसका, सरल अर्थ क्या है, माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। सही बात है, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो, मतलब तुम ही भारत माता, तुम ही मेरे हृदय पे माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो, और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं, तेरे ही बारे में बोलता रहूं। मतलब धरती माता को यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, माँ का उपमा दिया है। सही बात है, मातृभूमि हमारी धरती माँ के समान है। आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। आगे की पंक्ति किस प्रकार है, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीस पे चढ़ाऊं। मतलब क्या कहते हैं, जिससे, इस धरती माँ में
हमारी धरती पे ही श्री राम कृष्ण जैसे सपूत उपजे हैं। सपूत का अर्थ होता है सुपुत्र। उपजे मतलब पैदा हुए। उपजे का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे पैदा हुए। उपजे का अर्थ ऐसा नहीं अनाज उगाते, नहीं। उपजे का अर्थ होता है यहाँ पे पैदा होना। उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊँ, और वह मैं धूल को धारण करना चाहता हूँ चरणों पे। देखो इस कविता का सरल अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। इस भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज, रज मतलब मिट्टी, रज का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। जैसे यहाँ बताया ना, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। धूल मतलब मिट्टी, रज मतलब भी मिट्टी। हे ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। क्या है इस 2 लाइन का अर्थ। इस भूमि में श्री राम कृष्ण जैसे सुपुत्रों का जन्म हुआ है। ऐसी मातृभूमि की मिट्टी को मैं क्या करना चाहता हूँ, रोज अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। मतलब मैं रोज उसका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो बच्चों ये रहा हमारे 3 परिच्छेद का अर्थ, कविता के 3, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले में कवि ने कहा, क्या कहा था, पहले में कवि ने कहा था कि मैं तुम्हारे चरणों में क्या करना चाहता हूँ, अपना शीश नवाना चाहता हूँ भक्ति रूप से बैठ करके। दूसरे में क्या कहा था, दूसरे में कहा है कि माथे पर तू हम मेरे समान क्या चंदन के समान है, और तू ही मेरे गले की माला के समान है, और मेरे मन में जो भी गीत हो वह तुम्हारा ही हो, तुम्हारे ही नाम का हो। और तीसरे में क्या है, जो इस वक्त आपके सामने है, इस भूमि में जो श्री राम कृष्ण जैसे सुपुत्रों में जन्म लिया है, ऐसी मिट्टी को मैं अपने सिर पर धारण करना चाहता हूँ। रोज मैं उसे नतमस्तक होना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं हमने जो पढ़ा। अब देखिए, कभी कभी आपको आता है वचन बदल के लिखिए। वचन बदल कर लिखिए में, जैसे चरणों का वचन बदलोगे तो क्या आएगा, चरण। सपूत का क्या आएगा, सपूतो। माला, मालाएं। माथे, माथा। बच्चों आपको इसे लिख के लेना है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी हो जाएगा। अब एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्या आएगा, एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्या है एक शब्द में उत्तर, जिह्वा पर इसके गीत हो। किसके गीत हो, आंसर मैंने दिया है, मातृभूमि। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मातृभूमि के सपूत। मातृभूमि के सपूत कौन है, श्री राम और कृष्णा। तीसरा प्रश्न क्या है, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है, शीश को नवाना है। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। मातृभूमि कवि के माथे पर क्या है, चंदन के समान है। तो बच्चों हमने आज देखा जाए तो 3 परिच्छेद का छोटा छोटा जो 2-2 लाइनों में था, हमने उसका अर्थ देखा। उससे संबंधित आपके सामने प्रश्नों के उत्तर हैं। तो बच्चों, और इस वीडियो के साथ आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। वो असाइनमेंट भी आपको लिखना है होमवर्क के रूप में। और जो ये दिया है मैंने, वचन बदल कर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, ये भी आपको अपनी बुक में नोट डाउन करके रखना है। अब हम जो आगे की जो 3 पंक्तियां हैं, मतलब 3 परिच्छेद हैं, वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए धन्यवाद। हम अगली बार